Students, we discuss some more examples to find rank of a matrix. Here is show that no skew symmetric matrix can be of rank 1. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक 1 नहीं हो सकता। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको मैंने पहले ही बताया था एग्जांपल हम कैसे लिखते हैं, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सारे डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए। इधर मैं कुछ भी एलिमेंट लिख दूं, जैसे एच जी एल लिख दिया तो इधर मेरे को इसका नेगेटिव ही लिखना है, माइनस एच माइनस जी माइनस एल। फिर इधर अगर मैंने एफ और एम लिखा है तो इधर माइनस एफ माइनस एल लिख दिया। अगर इधर एन लिखा है तो यहाँ पे माइनस एन लिखना ही है। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया 4x4 का। तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर इनमें से ये जो भी एलिमेंट्स मैंने लिए हैं एच जी एल एम एन, अगर ये सारे 0 हो जाएं तो ये मैट्रिक्स ही 0 हो जाएगा, फिर तो रैंक ऑफ ए 0 ही हो जाएगा। और अगर कम से कम एक 0 हो, नॉन 0 है, मान लो एच नॉन 0 है, कोई एक तो नॉन 0 जरूर होगा, कोई सा भी मान लो आप, कोई जरूरी नहीं है कि एच ही लेना है, कोई भी ले सकते। तो उस केस में क्या होगा कि हम इसमें से वो रो और वो कॉलम हटा दें जिसमें एच नहीं है, ठीक है ना, एच वाले बचा लें। तो अगर एच वाले बचाएंगे तो ये सिंपली यही वाला ही बचा हुआ है। अगर मान लो एच वाला नहीं लेती मैं, मान लो मैंने ले लिया जी इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करूं मैं, तो मेरे को तो जी बचाना है, तो हम ये वाला रो रख ली मैंने और ये वाला आपके पास कॉलम आना ही चाहिए, ठीक है ना। बाकी रो और बाकी कॉलम आप हटा सकते। तो इट मींस आपके पास क्या आया, आपने सेकंड रो को हटा दिया, फोर्थ रो को हटा दिया और ये वाली सेकंड कॉलम को हटा दिया और फोर्थ कॉलम को भी हटा दिया। तो क्या बच जाएगा, 0 माइनस जी जी 0। तो उस केस में सेम इसी टाइप से जैसे ये 0 एच और माइनस एच 0 बच रहा है, वैसा ही यहाँ पे जी जी आ जाएगा। और उस केस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू हो गई एच स्क्वायर, उस केस में जी स्क्वायर हो जाएगी, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और ये कितने ऑर्डर का माइनर है, 2 ऑर्डर का माइनर है, तो इसका रैंक कम से कम 2 तो जरूर होगा। सो रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो इसका रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकता, 2 या 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 2, वेयर ए की वैल्यू ये आपके पास मैट्रिक्स दे रखा है। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे ध्यान दो आप, 3x3 का मैट्रिक्स है और ये कह रहा है कि इसके रैंक की वैल्यू 2 या 2 से कम हो। इसका मतलब इसका जो बड़े से बड़े ऑर्डर का माइनर है जो कि 3x3 का है वो 0 होना चाहिए, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी 0। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पुट किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0। तो अब आपको इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड करना है। तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, आप कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हो। आपने यहाँ पे इससे शुरू किया, 3x माइनस 8 ले लिया, ठीक है ना। ऑपरेशन लगा के भी किया जा सकता था, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो 3x माइनस 8 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होके आना है आपके पास, ये रो और ये वाला कॉलम चला गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस में 9, यही लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे। फिर माइनस में 3 ये गया और ये गया, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 8 माइनस में 9, तो ये आया हुआ। फिर अगला देखो यहाँ से प्लस 3 ये आया और ये आया, और ये क्या आ गया 9 माइनस 3 इंटू 3x माइनस 8। तो ये आपका एक्सपेंड होके जो पहली रो में आया हुआ है वही चीज आ गई है ना। अब आप इसको खोलोगे अंदर वाले को, तो अंदर वाले को जब आप खोलोगे तो आप सिंप्लीफाई कर लो। इसका स्क्वायर आपने खोला 9x स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 8 इंटू 3 24 इंटू 2 48x हो गया और 8 का 64, तो ये आपके पास आएगा 64। 64 में से 9 घटा दिया इसने तो ये 55 बच गया पहली ब्रैकेट में। फिर अगली वाली में आ जाओ, ये आ गया 9x माइनस में 8 दिया 24, 24 भी माइनस के हैं और 9 भी माइनस के हैं तो माइनस 33 हो गए। सेम इसी तरह से यहाँ पे माइनस 33 हो गए और माइनस 9x हो गया। अब अंदर वाली सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके इकट्ठा कर लो, फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, इन सबको अंदर वालों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो। बाहर वाला ये आपके पास था ही, है ना। तो उस केस में आपके पास क्या होगा, अच्छा ये फैक्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम पूरे में से कॉमन चाह रहे हैं। ये 3x माइनस 8 जो है ये तो सिर्फ इसमें से कॉमन है, आगे तो नहीं है ना कॉमन, तो इसलिए हम फैक्टर बना रहे हैं इस फैक्टर के। तो इस फैक्टर के क्या फैक्टर बन गए आपके पास, 9 इंटू 55 है और उसको आपने फैक्टर बनाए, तो क्या फैक्टर बनेंगे भाई,
ये आपके पास बन रहे हैं फैक्टर। अगर मैं 55 में से ये आपके पास देखो 3x माइनस 11 और 3x माइनस 5 बन रहे हैं, तो इट मींस आपके पास 9 को अगर आप 55 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में आपके पास क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे, 11 और साथ में क्या बनेगा, 11 के साथ आप चेक करो क्या बनता है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फैक्टर बनाओगे, -9 यहाँ पे कॉमन आ गया और ये सिंप्लीफाई करके ये टर्म आई और यहां से आपके पास आया x की वैल्यू पहले फैक्टर से 11/3 आ गई, दूसरे से भी 11/3 आ रही है और तीसरे से 2/3 आ रही है। तो ये वैल्यूज हो गई x की जो कि आपको निकालनी थी। नेक्स्ट देखो क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस डेफिनेशन भी आ जाती है कई बार। द फॉलोइंग 6 ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन रो एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। 6 ऑपरेशंस होते हैं, 3 रो पे लगाए जाते हैं और 3 कॉलम पे। तो 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाते हैं और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो उसमें से सबसे पहला क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 डिफरेंट रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इंटरचेंजिंग द ith रो विद jth रो, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ri इंटरचेंज विद rj, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं सिंपली rij, i के बाद छोटा सा कोमा। देन सेकेंड ऑपरेशन क्या रहता है, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, वो भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है। उसको कैसे डिनोट करते हैं, मान लो स्केलर है k और ith रो के ऊपर आप लगा रहे हो तो ri में चेंज आएगा k टाइम्स ri, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ri और ब्रैकेट में k। तो ये जो दूसरा मेथड है ये ध्यान से सीख लो, क्योंकि आगे इसी में क्वेश्चंस आएंगे, उसमें यही वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। तो आपने सिर्फ ये वाला तो पहले से सीख रखा है, ये भी सीख लो। नेक्स्ट ऑपरेशन थर्ड वाला क्या रहता है, द एडिशन ऑफ ए मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है। मींस हम क्या करें, किसी एक रो को k से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर लें। मींस द एडिशन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ jth रो टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो। और उसको कैसे डिनोट करोगे, चेंज किस में आएगा, ith में ऐड कर रहे हो ना, तो इसलिए ith में आएगा तो ri प्लस k टाइम्स rj, और उसको कैसे लिखोगे, rij k। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या करना है, jth रो को k से मल्टीप्लाई करना है, ith में ऐड करना है। तो इसी तरीके से जो ये 3 रो ऑपरेशन बताए हैं, सेम टाइप के 3 कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला है इंटरचेंज ऑफ ith कॉलम विद दी jth कॉलम, और उसको हम ऐसे लिखते हैं ci इंटरचेंज विद cj या cij। दूसरा होता है टू मल्टीप्लाई ith कॉलम विद बाय स्केलर k नॉट इक्वल टू 0, एंड दैट इज ci को हम कैसे लिखेंगे, k टाइम्स ci, और ci ब्रैकेट में k। यहाँ पे सफिक्स 1 है, इसका मतलब सिर्फ ith रो में काम हो रहा है, उसको k से मल्टीप्लाई करना है। और इसमें आपके पास सफिक्स 2 आएंगे। मींस आप क्या कर रहे हो, द एडिशन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट ऑफ jth कॉलम टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम एंड इज डिनोटेड बाय ci प्लस k cj या फिर cij k। तो ये ध्यान दो, इसमें और इसमें आपके पास सफिक्स 1 है, यहाँ पे सफिक्स 2 है, तो मतलब जो बाद वाला है उस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे k से और इस पहले वाले में ऐड करेंगे। तो ये इस तरह से आपके पास आएगा। देन देखो अब इसके एग्जांपल्स। तो ऑपरेशन लगाने कैसे होते हैं, वैसे तो आप सबको पहले से ही लगाने आते हैं, फिर भी मैं कुछ दिखा देती हूँ। जैसे R23 लगाना है, मींस सेकेंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करना है। तो सेकेंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो है 4 5 3 आयोटा और 0 यहाँ आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 0 आयोटा 5 6, जैसे कि ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर कॉलम इंटरचेंज करना हो, C1 2 करना हो, तो क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज। तो पहला कॉलम बन जाएगा 0 आयोटा 5 और दूसरा बन जाएगा जैसे यहाँ पे 1 प्लस आयोटा 0 4। फिर मान लो आपको ये वाला ऑपरेशन लगाना है, C2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मींस सेकंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या क्या आ जाएगा, 0 3 आयोटा और 15। अब ये देखो ये क्या करना है, R132 मींस थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करना है।
तो आपके पास आंसर क्या बनेगा उस केस में? उस केस में आपके पास जैसे ये है, बोला आगे आएगा 6 में, देखो ये है, देखो ये आपने थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट में ऐड किया, तो ये R1 + 2 R3, तो दिए हुए जो मैट्रिक्स में देख के आप लगा सकते हो। फिर ये है C3 to आयोटा, मींस को क्या करना है, सेकंड कॉलम को आयोटा से मल्टीप्लाई और थर्ड कॉलम में ऐड। चेंज किस में आएगा? थर्ड कॉलम में, तो पहला और दूसरा कॉलम एज इट इज लिख लोगे और थर्ड कॉलम में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। देन रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन से होते हैं कि इफ A and B are two matrices, then A is said to be row equivalent to the matrix B if A is obtained by applying in succession a finite sequence of elementary row operations on B। और हम इस तरह से लिखेंगे A, ये छोटा सा टिल्डा, उसके ऊपर R, मीन्स रो इक्विवेलेंट टू B। मतलब जैसे कि एग्जांपल देखो, ये B है मान लो, इसके ऊपर मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया R1 + 3R2। कैसे लगाना है? मीन्स चेंज किस में आना है? फर्स्ट रो में। थर्ड रो को, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो ये वाली है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 + 3 पहला एलिमेंट हो गया। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 हो गया, 9 + 2 11। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 6 + 1 7। तो ये आपका आंसर आ गया। बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं, 1 3 2 1 2 3। तो अब इसका मतलब इस पे मैंने रो ऑपरेशन लगाया, तो B इज इक्विवेलेंट टू A, रो इक्विवेलेंट टू A, तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर कॉलम इक्विवेलेंट सेम टाइप से, अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगा दें B के ऊपर, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स दिए हुए मैट्रिक्स के साथ कॉलम इक्विवेलेंट रहेगा। जैसे कि अब ये है, मान लो ये B दे रखा है, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया इसको इसके साथ, तो ये पहला कॉलम बन गया और ये दूसरा कॉलम बन गया। तो इसका मतलब ये जो अब मैट्रिक्स आया B इसके साथ इक्विवेलेंट है, तो मैंने लिखा है B इक्विवेलेंट टू दिस न्यू मैट्रिक्स, सो कॉलम इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, तो और ऑपरेशन लगाओगे तो भी वो इक्विवेलेंट ही रहेंगे, और इस तरह से आप ऑपरेशंस लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो क्या है, the rank of matrix remains unaltered by the application of elementary row and column operations। मतलब हम रो और कॉलम ऑपरेशन लगाएं तो रैंक नहीं बदलता। तो कैसे? मान लो दिया हुआ मैट्रिक्स ये है m क्रॉस n का मैट्रिक्स A11 A12 A13 A1n और A21 22 23 2n एंड सो ऑन an1 m2 mn, इस तरह से, और रैंक ऑफ A मान लो R है। देन इसका मतलब डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R+1 इफ एनी ऑफ A इज 0, और कम से कम एक माइनर ऑर्डर R का है जो नॉन जीरो है। अब हम एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन A के ऊपर लगाते हैं। मान लो मैंने पहला केस लिया कि हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं और हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, सिर्फ साइन बदल जाता है। तो इसका मतलब अगर जीरो है तो जीरो रहेगी, नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगी। इट मींस R+1 ऑर्डर के जो माइनर थे जो कि जीरो थे वो जीरो ही रहेंगे और R ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो ही रहेगा। इसी तरह से अगर मान लो इफ वन रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय k, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मल्टीप्लाइड बाय k हो जाती है, आपको पता है। तो अगर वो जीरो है और k से मल्टीप्लाई की तो जीरो ही रहेगी ना। इसी तरह से थर्ड आपके पास क्या था कि इफ वी अप्लाई ri प्लस k टाइम्स rj, तो डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो का जीरो रहेगा, नॉन जीरो का नॉन जीरो रहेगा। तो लेट b बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम a अप्लाइंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस। Since all minors of R+1 are 0, therefore value of each minor of order R+1 in B is also 0. So rank of B is less than or equal to R. Means rank of B is less than or equal to rank of A. अब जैसे आपके पास A के ऊपर ऑपरेशन लगा के B आया है, वैसे ही B के ऊपर ऑपरेशन लगा के A आ जाएगा। So rank of A is also less than or equal to rank of B.
and from these rank of A must be equal to rank of B, so rank of B remains unaltered, and